अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकील अहमद है। आपका अकाउंटिंग का टीचर है। मेरे पास पेटी वाला की बुक है जो कि बहुत बेस्ट बुक है। मैं उसको पेटी वाला की बुक को पढ़ा रहा हूँ, हर उसका पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ। उसमें आगे आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो जिस तरह सॉल्व की हैं वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। आप ये किताब खरीद लें पेटी वाला की, और मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ किताब को, तो आसानी होगी। किताब आपके पास होगी तो बेस्ट किताब है ये। अच्छा, मैं इस वाले लेक्चर्स के अंदर आपको, चूँकि क्लासिफिकेशन हमारा टॉपिक चैप्टर 2 चल रहा है, ये चैप्टर 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके हम 2-3 लेक्चर बना चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रुप ऑफ अकाउंट्स या मैन अकाउंट्स जो हैं, मैन हेड ऑफ अकाउंट्स जो है 5 होते हैं। हर मैन हेड ऑफ अकाउंट्स के अंदर या ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के अंदर उनके टाइटल कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं जिसकी हम एंट्री पास करते हैं। जो हमारे टाइटल अकाउंट है हमारे पास, पहले आपको नजर आ रहा है नंबर 1 असेट्स। असेट्स आपका ग्रुप ऑफ अकाउंट्स है। 5 अकाउंट में से एक असेट्स ग्रुप ऑफ अकाउंट्स है, जो अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया है, या इसको मैन हेड ऑफ अकाउंट भी कह सकते हैं। इसके अंदर अकाउंट्स टाइटल जो इस्तेमाल हो सकते हैं पॉसिबल, मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, इस किताब में दिए गए हैं। पहला है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड से बनाते हैं कंपनी में जितना कंपनी के पास, कंपनी के काउंटर के पास उसकी ड्रॉस में कैश रखा हुआ है, उसके सेफ में कैश रखा है, उसको कैश इन हैंड कहते हैं। दूसरा पॉइंट आगे बताया गया है आपको कैश इन बैंक। कैश इन बैंक से मुराद है कि वो पैसा कंपनी का जो इस वक्त बैंक में पड़ा हुआ है, ये भी एक टाइटल ऑफ अकाउंट है, और ये कैश भी एक टाइटल ऑफ अकाउंट है, और बैंक भी एक टाइटल ऑफ अकाउंट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अकाउंट है ना अकाउंट रिसीवेबल, ये एक टाइटल ऑफ अकाउंट्स है, असेट से ताल्लुक है इसका, और इसका मतलब है कि ये पैसा आपका करंट एसेट से ताल्लुक है इसका। ये पैसा आपका कस्टमरों के पास पड़ा हुआ है जिनसे कुछ टाइम के बाद आपने वसूल करना है, 1 महीने 2 महीने जो ड्यू डेट आएगी उस वक्त वसूल करना है। तो ऐसे पैसों को बोलते हैं, ऐसे अकाउंट को बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल, जो कस्टमर से वसूल करना हो। ये हेड ऑफ अकाउंट्स होता है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट में लिखते हैं A/R, अकाउंट रिसीवेबल, साथ में ब्रैकेट में नाम लिखते हैं जिस कस्टमर से वसूल किया जाता है। ठीक है। इसी तरह रिसीवेबल में एक और है नोट्स या बिल, नोट्स रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल। ये अंडर एग्रीमेंट होता है, कस्टमर को माल बेचा होता है उधार में, उनसे वसूल करना होता है। तो ये रिसीवेबल का ताल्लुक असेट से है, या आपके करंट असेट से ताल्लुक है इसका। तो ये भी है कि हेड ऑफ अकाउंट है, नोट रिसीवेबल एक अलग हेड ऑफ अकाउंट है, बिल रिसीवेबल एक अलग अकाउंट है। ठीक है। आगे टाइटल देखते हैं कौन सा है, एडवांस टू सप्लायर्स, यानी सप्लायर को जो है आपने एडवांस दे दिया तो वो आपका जो है एडवांस पड़ा हुआ है, तो वो आपका असेट्स है। जैसे आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, अभी उसके पास, सप्लायर के पास मौजूद नहीं है, वो 1 हफ्ते के अंदर अवेलेबल कर लेगा, तो उसको आपने पहले से पेमेंट कर दी ताकि वो हमें 1 हफ्ते बाद दे दे। तो जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिली, उसका आपके पास वो पैसा पड़ा है, तो हम उसको एडवांस टू सप्लायर बोलेंगे। इसको भी अकाउंट रिसीवेबल के टर्म में ला सकते हैं, अगर चाहें तो वापस ले सकते हैं पैसा, अगर वो चीज़ ना दे तो ये हमारा एडवांस है, या इसको प्रीपेड भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक टाइटल है हमारा जिसका ताल्लुक असेट से है। पैटी कैश फंड, हर कारोबार में छोटा सा कैश रखा जाता है, फंड रखा जाता है, छोटे मोटे कैश से मुतालिक मामलात के लिए वो इस्टेब्लिश किया जाता है। 10,000 का, 20,000 का, 15,000 का, जो दफ्तर के छोटे मोटे, इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गई इसको सही करने के लिए, कोई प्लम्बर बुला लिया दफ्तर के अंदर, वॉशरूम वगैरह ख़राब है उसको सही कराने के लिए, कोई चीज़ रिपेयर करा ली कभी, इन चीज़ों के लिए छोटा मोटा फ़ंड रखा जाता है। कोई टैक्सी में चले गए, एम्प्लॉय किसी काम से लिए टैक्सी में आ गए, कुछ सामान उठा के सुजुकी में लिया है, उसका किराया दे दिया सी, तो इस तरह ये कोई मजदूर लिया है, वेजिस उसको दी, उससे काम वाम करवाया, इस किस्म का के लिए एक फ़ंड रखा जाता है पैटी कैश फंड, जो एक छोटा सा, पैटी माने छोटा होता है, कैश छोटा कैश जो होता है, फंड माने जो पहले से सेंक्शन कर जाता है, हर महीने उसको जो है दे दिया जाता है। जितना खर्चा होता है उस खर्चे में जितना बच जाता है रिप्लेनिश कर दिया जाता है, उसको रिम्बर्स हो जाता है, वो खर्चे के पैसे दोबारा चलना शुरू होता है। जो ये भी एक टाइटल ऑफ अकाउंट है आपका। ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, वो सामान जो आपकी दुकान में पड़ा हुआ है, जो अभी बिका नहीं, जिसको आपने बेचना है कि काउंटिंग पीरियड में, जब तक नहीं बिका, वो आपका असेट्स होता है। इन्वेंट्री कहलाते हैं। इन्वेंट्री माने स्टॉक, ज़ख़ीरा। मर्चेंडाइज माने वो सामान जो आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा हुआ है, आपकी शॉप में रखा हुआ है, इन्वेंट्री की शक्ल में, अनसोल्ड है, ये भी आपका असेट्स से ताल्लुक है, असेट्स का एक टाइटल ऑफ अकाउंट है ये भी। इसी तरह एक्रूड इनकम, वो इनकम जो आपकी हो गई है लेकिन अभी वसूल नहीं हुई है, जिसको हम रिसीवेबल भी कह सकते हैं, रिसीवेबल इनकम। तो इसका ताल्लुक भी असेट से, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपको वसूल होगी इनकम, तो इसका ताल्लुक आपका असेट से है, करंट असेट से ही है। प्रीपेड ऑल, हर टाइप का जो प्रीपेड्स होगा आपका, किसी भी टाइप का प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरीज, कोई भी टाइप का हो, प्रीपेड जो है एडवर्टाइजिंग, ये सारे एडवांस जो आपका पड़ा हुआ है, जो अभी आपका काम नहीं हुआ लेकिन उनके पास पड़ा हुआ है, सर्विसेज नहीं मिली आपको, वो आपका एसेट्स कहलाएगा।
सारे एडवांसेस जो आपने दिए हुए किसी को, लेकिन अभी वो एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। सप्लाईज या अनयूज ऑफिस स्टोर शॉप सप्लाईज, ये सब हो सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ऑफिस सप्लाईज, स्टोर सप्लाईज या शॉप सप्लाईज, या ये भी कह सकते हैं अनयूज ऑफिस सप्लाईज, अनयूज स्टोर सप्लाईज, अनयूज शॉप सप्लाईज। ये आप जब तक ये यूज़ ना हो जाती उस वक्त तक आपका असेट्स सही है, ये भी टाइटल ऑफ अकाउंट्स है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यानी कंपनी के पास ज़्यादा फालतू पैसा पड़ा होता है तो वो मार्केट से ऐसे शेयर्स खरीद लेती है, ऐसे बॉन्ड्स खरीद लेती है जो 1, 2, 3, 4 महीने के अंदर की मुद्दत में लिक्विडेट करवा लेते हैं उनको, और इस पीरियड में कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं। पैसा वरना ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैसे की वैल्यू गिरती रहती है, इसलिए उसको मार्केट में इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म के लिए उससे कुछ प्रॉफिट कमा लिया जाता है, उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। ये हमारे पास असेट्स के टाइटल ऑफ अकाउंट थे। अब हम आपको बताते हैं असेट 2 किस्म के होते हैं। असेट्स के अंदर हमने बता दी हैं कॉन्ट्रा करंट असेट्स। करंट असेट्स में एक कॉन्ट्रा अकाउंट्स होता है। कॉन्ट्रा अकाउंट उसको बोलते हैं जो किसी मेन अकाउंट की वैल्यू में को डिडक्ट करता है, माइनस कर देता है। तो करंट असेट्स में एक ही आपके पास है कॉन्ट्रा असेट अकाउंट एक ही है, जिसको बोलते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स, जो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को कम करता है। ये डूबने वाला खाता होता है जो पैसे मिलने के इम्कान नहीं होते हैं उधार के, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा असेट अकाउंट होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स को। फिक्स असेट में जो है बता दिए जाते हैं 2 किस्म के होते हैं फिक्स असेट। एक टेंजिबल फिक्स असेट होता है जो आपको नज़र आता है, जिसको आप छू के देख सकते हैं, फिजिकली फॉर्म में होता है, वो आपको नज़र आ रहा होता है। इसके अंदर लैंड होती है, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है कभी भी। बिल्डिंग, इसके अलावा लैंड के अलावा जितने भी आपके फिक्स असेट होंगे सब सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है, सब पे डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है। डेप्रिसिएशन माने घिस जाना, क्योंकि हर एक की लिमिटेड लाइफ होती है, 10 साल, 5 साल, 8 साल, और वो उसके बाद जीरो वैल्यू हो जाती है उसकी, या कबाड़ी की कीमत स्क्रैप वैल्यू हो जाती है। इसलिए वो डेप्रिसिएशन होता है। वो जब वो 5-10 साल की लाइफ होती है, लाइफ के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है उसकी कीमत को, और उतना पैसा हर साल डेप्रिसिएशन की शक्ल में आप बचा के रखते रहते हैं, प्रॉफिट में से माइनस करते रहते हैं। जब वो असेट्स आपका ख़त्म हो जाएगा तो उस पैसे में थोड़ा सा पैसा मिला के दोबारा असेट्स आ जाएगा। अगर आप ये प्लानिंग नहीं करेंगे तो असेट्स आपका घिस जाएगा, अचानक इतना बड़ा अमाउंट आपको खर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम डेप्रिसिएशन का पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं कि हर फिक्स असेट जिसकी लिमिटेड लाइफ है उस पर डेप्रिसिएशन के 5 मेथड होते हैं, उनमें से कोई भी मेथड लगाया जाए। 5 मेथड में मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, वर्किंग आवर्स मेथड होता है, आउटपुट यूनिट मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड होता है। ये आपके पास 5 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन मालूम करने के लिए। कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक कोई भी अडॉप्ट किया जाता है। फिर प्लांट, फैक्ट्री, ये भी फिक्स असेट होते हैं, ये सब डेप्रिसिएशन होते हैं। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन होता है, ये सब फिक्स असेट के हैं। इसी तरह फर्नीचर है, मशीनरी है, व्हीकल है, ये एग्जाम्पल है, ये सब टाइटल अकाउंट्स हैं। ये आपके फिक्स असेट के टाइटल ऑफ अकाउंट्स इनके नाम है। इनमें एक कॉन्ट्रा फिक्स असेट होता है जिसका नाम है अलाउंस फॉर बैड डेट, जो आपकी इन फिक्स असेट की वैल्यू को कम करता है, जिससे भी मुताल्लिक होगा उसकी वैल्यू को कम करेगा, ये माइनस करेगा बैलेंस शीट से। फिर आपका इंटेंजिबल फिक्स एसेट होता है। इंटेंजिबल फिक्स एसेट वो होता है जो आप देखें तो नज़र नहीं आए, टच करने से नज़र आए, लेकिन उन पे जो है उनकी जो है वैल्यू होती है और वो राइट्स रखते हैं। जो राइट रखे वही इंटेंजिबल एसेट होता है वैल्यू के साथ। गुडविल है, गुडविल की अपनी वैल्यू होती है, राइट होता है, लेकिन गुडविल कहीं नज़र नहीं आती। ये कारोबारी साख होती है, जब कारोबार अच्छा चल रहा होता है, अच्छा प्रॉफिट बांट रहा होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जो वैल्यू बढ़ जाती है उसी को गुडविल कहते हैं, मार्केट में शोहरत को भी बोलते हैं गुडविल। इसी तरह पेटेंट्स होता है। पेटेंट कोई फार्मूला वगैरह कंपनी ईजाद कर लेती है, कंपनी के नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, वो कंपनी का पेटेंट होता है। ठीक, कॉपीराइट होता है। कंपनी अपना जब पेटेंट्स का है वो आगे किसी को छापने के लिए, वो कोई बुक का पेटेंट्स है तो बुक छापने के लिए 1 साल 2 साल तक के लिए राइट देती है, उसके अगेंस्ट में कंपनी पैसे लेती है, उसको रॉयल्टी कहते हैं। ट्रेडमार्क्स कंपनी का निशान होता है, तजारती निशान होता है, ये भी कंपनी का नाम रजिस्टर होता है, कंपनी का असेट्स होता है, इसकी वजह से वैल्यू होती है उस कारोबार की। इसी तरह फ्रेंचाइजिंग होती है कंपनी की, लाइसेंस फीस होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब कंपनी के जो हैं वो हैं फिक्स एसेट है इंटेंजिबल एसेट से। इसके बाद हम चलते हैं लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटी 2 किस्म की होती है। करंट लाइबिलिटीज़ के टाइटल ऑफ अकाउंट के होते हैं। अकाउंट्स पेबल, वो पैसा जो हमने सप्लायर जिससे हमने उधार में माल ख़रीदा है 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद हमने पे करना है। नोट्स पेबल, बिल पेबल, कोई हमने बिल बनाया था, कोई नोट्स बनाया था और उसके अगेंस्ट में हमने कुछ उधार मान लिया था और वादा क्या था 3 महीने का बिल था या नोट जो है 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, उसके मुताबिक वो बिल की पेमेंट करना पड़ेगी हमको, इसलिए ये भी करंट लाइबिलिटीज़ होती है। एक्रूड एक्सपेंसेस, आपने एक्सपेंसेस तो कर लिए हैं,
यानी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करी लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी, उसको ऐसी पेमेंट जिसके आप खर्चे कर ले हैं लेकिन उसकी अदायगी नहीं करें, उसको एक्रूड एक्सपेंस बोलते हैं। ये भी एक टाइटल ऑफ अकाउंट है। अनअर्न्ड वो पैसा जो आपने वसूल तो कर लिया है अपने कस्टमरों से, लेकिन अभी आपने कमाया नहीं है, उनका काम नहीं करा। जब तक कमाया नहीं तो वो एक लाइबिलिटीज़ है, अनअर्न्ड है, करंट लाइबिलिटीज़ है ये। जब आप उसका काम कर दोगे तो ये अर्न में यानी इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी एक करंट असेट्स है, आपका टाइटल ऑफ अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट से मुराद वो हो कि जो आपने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा बैंक से निकाल लिया है तो वो ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है और 1 महीने के बाद आपने उसको पे कर देना होता है बैंक को। एडवांस फ्रॉम कस्टमर से आपको कुछ एडवांस मिल गया है, कस्टमर को आपने कुछ माल बेचना है, अभी आपके पास माल था नहीं लेकिन कस्टमर एडवांस देके चले गए। जैसे ही माल आएगा उनको हैंडओवर करेंगे, उस वक्त तक ये एडवांस करंट लायबिलिटीज़ कहलाएगा। ठीक है। एक्सपेंस पेबिल, तमाम एक्सपेंसेस जो आपने इनकट कर लिए हैं, खर्चे कर लिए हैं, उनकी सर्विसेज ले ली है लेकिन अभी तक पे नहीं किए, उसको एक्सपेंस पेबिल बोलेंगे। ये भी एक करंट लायबिलिटीज़ है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी देख लेते हैं। दूसरी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म होती है। बैंक लोन आपने 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए जो लोन लिया हुआ है उसको बैंक से लिया हुआ वो बैंक लोन कहलाएगा, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाएगी। 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के 1 साल से जब गुजर जाने के बाद किसी भी वक्त आप पे करें तो 1 साल के बाद पे करें तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती है या नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है। जो लायबिलिटीज़ 1 साल के अंदर पे कर दिया है वो करंट लायबिलिटीज़ होती है, जिससे पहले हमने बताया अभी बहुत के टाइटल ऑफ अकाउंट। लॉन्ग टर्म लोन, लंबी मुद्दत का लोन यानी 1 साल से ज़्यादा मुद्दत का लोन, 5 साल 10 साल किसी भी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट के मुताबिक लोन, ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। मॉर्गेज पेबिल, गिरवी रख कर कोई चीज़, अपना मकान को, अपने ऑफिस को, अपनी जायदाद को किसी बैंक के पास गिरवी रख के और उस पर कर्जा ले लेना, उसको बोलते हैं मॉर्गेज पेबिल लोन कहलाता है वो। ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। बॉन्ड जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। डिबेंचर्स जो कंपनी के जो है कर्जे के सर्टिफिकेट होते हैं, डिबेंचर पेबिल, ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। काउंटर लायबिलिटीज क्या होती है? डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पे जितने भी डिस्काउंट हुआ है वो काउंटर लायबिलिटीज, यानी काउंटर लायबिलिटीज मेन लायबिलिटीज की वैल्यू को डिडक्ट करती है। अब चलते हैं और आगे आपके देखते हैं एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से टाइटल ऑफ अकाउंट शामिल होते हैं। देखें यहाँ पे हमने दिखा रहे हैं परचेजेज आपका एक एक्सपेंस है, परचेज के नाम से लिखा जाता है। सैलरीज एक्सपेंस, ये खर्चा है। सर्विसेज आपने मुलाजमों से काम ले लिया है, अभी ले लिया है तो ये सैलरीज एक्सपेंस हो गए। इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपने किसी से उधार का सरमाया यूज़ कर लिया है, उसका टाइम आ गया है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया उस पर। रेंट एक्सपेंस, 1 महीने का आपने ऑफिस या कोई भी चीज़ आपने यूज़ कर ली तो रेंट एक्सपेंस हो गया। कमीशन एक्सपेंस, आपका कमीशन एक्सपेंस हो गया, किसी ने आपका काम करवा दिया है तो अब वो एक्सपेंस आपको पे करना पड़ेगा तो कमीशन एक्सपेंस हो गया। रिपेयर एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कैरिज, फ्रेट, कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन कोई सुजुकी वगैरह से सामान लेकर आना तो उसको ट्रांसपोर्टेशन। कार्टेज जो है गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी से आप सामान लाना, कार्टेज जो है। फ्रेट जहाज़ के जरिए सामान लाना, या कार्टेज वही घोड़ा किसी भी चीज़ से घोड़ा गाड़ी वगैरह से सामान लाना, उसको कार्टेज, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के ही नाम हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये हम पॉसिबल टाइटल बता रहे हैं एक्सपेंस के अंदर कौन कौन से टाइटल इस्तेमाल होते हैं। यूटिलिटी एक्सपेंस का टाइटल इस्तेमाल होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टाइटल होता है, बैड डेट्स का टाइटल इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस का टाइटल होता है, अदर एक्सपेंसेस का। अब एक्सपेंस में कौन कौन सी काउंटर माने जो माइनस कर दे मैन अकाउंट्स की, कौन सी एक्सपेंस होते हैं? परचेज रिटर्न अलाउंस, परचेज की वैल्यू को कम करता है ये। परचेज डिस्काउंट, ये भी परचेज की वैल्यू को कम करता है, ये काउंटर अकाउंट्स से बोलते हैं। नंबर तीसरा रेवेन्यू को हम देखते हैं। रेवेन्यू में कौन कौन से टाइटल ऑफ अकाउंट्स होते हैं? सेल्स का टाइटल इस्तेमाल होता है। कमीशन इनकम, कमीशन से आमदनी हासिल होगी तो वो टाइटल। रेंट को आपने कोई सी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई भी है तो उससे रेंट हासिल होगा, रेंट इनकम। अदर इनकम, कुछ और चीज़ आप किसी और ज़रिए से आपकी आमदनी हासिल हो रही है उसको अदर इनकम में कहेंगे। फीस इनकम, आप अपने कोई सर्विसेज दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में फीस चार्ज कर रहे हैं, फीस इनकम है। रिपेयर इनकम, आप रिपेयर का काम करके इनकम हासिल कर रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम, आपने कुछ लोन उधार में दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट ले रहा है तो इनकम, किसी उधार में कोई ना कोई इनकम ज़रूर होगी। इनकम का कॉन्ट्रा कौन सा होता है अकाउंट? वैल्यू कम करने वाला, रेवेन्यू को कम करने वाला। सेल रिटर्न एंड अलाउंस, जो सेल को कम कर देता है। सेल डिस्काउंट, मेन अकाउंट सेल्स है उसकी वैल्यू कम कर देता है। ऑनर्स इक्विटी आखिरी लास्ट है। ऑनर्स इक्विटी अकाउंट है। ऑनर्स कैपिटल एक टाइटल इसमें होता है, दूसरा इसका कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी अकाउंट है। ऑनर्स ड्राइंग, जो पर्सनल इस्तेमाल के लिए पैसा निकालता है मालिक कारोबार से, उसको ड्राइंग बोलते हैं, ऑनर्स ड्राइंग। ये तो स्टूडेंट्स, ये हमने आपके सामने जो है सब पॉसिबल अकाउंट्स के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। तो आज के लिए हमारा
इतना ही लेक्चर काफ़ी है। आइंदा और आगे बढ़ाएंगे लेक्चर को। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इंशाल्लाह आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। हम ये पेटी वाला की किताब हम पढ़ा रहे हैं, आप पूरी किताब पढ़ाएंगे, हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे जो इस किताब में दिया है। आपसे यही कि आप ये किताब खरीद लें। अगर आप हमारे लेक्चर देख रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगी हल करने में। आपको यकीन कराते हैं आपको किसी कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप यहीं इसी चैनल से सारी चीज़ें सीख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका।